हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की 6 क्लास की एनसीईआरटी, जो कि प्राचीन भारत के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। इसका हम पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो से लेके इंडस सिविलाइजेशन से पहले तक का है। आरंभिक नगर, जिसमें कि हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये वैदिक एज में आ जाता है। जो हमारा वैदिक काल है उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा। इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये महाजनपदों से संबंधित है। इसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। नए प्रश्न और नए विचार, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, तो इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसमें जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो एक महाजनपद था, उसके बाद जो एक शहरीकरण हुआ, जो अर्बनाइजेशन हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि जो शहरीकरण है वो 2 स्टेज में हुआ है आपका। एक हुआ है सिंधु सभ्यता में, एक हुआ है महाजनपदास में। तो ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्र, ये मौर्य काल के बाद का काल है, उसके बारे में हम उसमें पढ़ना है हमें। व्यापार वाला और राजा तीर्थयात्री, जो बाहर से तीर्थयात्री आए हैं, और जो व्यापारी और जो राजा आए हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। नए साम्राज्य और राज्य, इसमें गुप्त राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसमें स्थापत्य कला उस संबंधित ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में एक माइंड मैप बना हो कि हमें किसके बाद क्या पढ़ना है, और चीज़ों को हम रिलेट कर पाएँ और याद रखने में बहुत आसानी हो। तो अगर हम सबसे शुरुआत से देखते हैं, आरंभिक काल देखते हैं, तो हमारा पहला जो आता है वो आता है आरंभिक काल। उसके बाद आएगा हमारा सिंधु सभ्यता। इसके बाद आता है वैदिक काल। फिर आते हैं आपके महाजनपद। इस दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये भी उभरे हैं, और इसी टाइम पे ग्रीक भारत में आए हैं। पर्शियंस आए हैं, पर्शियन में जैसे आपका साइरस है, ये लोग भारत में आए हैं। इसके बाद हमारा आता है मौर्य साम्राज्य। ये पहला बड़ा साम्राज्य था भारत का, जो इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद जो मौर्य काल के बाद में राजनीतिक स्थितियां कैसी हुई, इसके बारे में हमें बना। कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद नए राजा उभरे, जैसे कि कुषाण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य और फिर गुप्तोत्तर काल। तो एक प्राचीन भारत का एक माइंड मैप हमेशा अपने माइंड में रखना है, इसको ध्यान रखना है, ताकि हमें चीज़ों को रिलेट करने में आसानी हो और हम एक प्रॉपर क्रम वाइज चीज़ों को याद रख पाए। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें अगर हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैसे पता लगाएं। तो जैसे कि अगर हमें अभी कुछ भी जानना हो, या कल परसों में क्या हुआ है, या पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, या कुछ सालों में क्या हुआ है, तो हम न्यूज़ देख के सुन सकते हैं, हम नेट पे वो चीज़ें देख सकते हैं, या कल के बारे में अखबार में पढ़ सकते हैं, या रेडियो सुन सकते हैं। लेकिन हज़ारों वर्षों पहले क्या हुआ था, ये कैसे जान सकते हैं। तो ये हमको मिलेंगे जो उस टाइम से हमें जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें पता लगेगा। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम देखते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि आज हम अपने आप को देखें, तो
अब हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं, हम किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, हमारी आसपास या हमारी ज़िंदगी में क्या क्या है। तो जैसे कि हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, हम किस तरीके का खाना खाते हैं, हम पैसे कमाने के लिए या ज़िंदगी जीने के लिए क्या करते हैं, हम किस तरह के खेल खेलते हैं, लोग कितने तरह के व्यवसाय करते हैं, क्या क्या करते हैं, कृषि करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरह के खेल खेलते हैं। आज की डेट में ये सब चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ में। तो हम यही सब चीज़ें अपनी हज़ारों वर्षों पुरानी काल में ढूँढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास आज है ही नहीं, हम उसे ढूँढेंगे ही क्यों पुराने टाइम में। जो हमारे पास आज है वही हम पीछे ढूँढेंगे। तो यही सब हम पुराने काल में जाके जानने की कोशिश करते हैं, और ये सब कुछ हम उस टाइम पे कैसे था ये सब जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोग जीवन कैसे यापन करते थे। लोग पशुपालक थे या कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, संगीतकार थे, किस तरीके के खेल खेलते थे, क्या व्यापार करते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, कैसी सभ्यता थी, उनकी अपनी क्या संस्कृति थी, उन लोगों का जीवन किस तरीके का था, किस तरीके से एक प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है, कैसी बस्तियां थी, नगरीकरण था या सिर्फ गांव में ही लोग बसे रहे। तो ये सारी चीज़ें, और जैसे कि उस टाइम पे क्या खेल खेले जाते थे, तो ये सारी चीज़ें हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो कोई भी सभ्यता हो, वो जब भी डेवलप होती है हमेशा नदी के किनारे ही पाई जाती है। तो जब लोग रहना शुरू करते हैं, और क्योंकि हम आरंभिक काल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है कि लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं, मानव में विकास हो रहा है, तो वो एक नदी किनारे मिलेगा जहाँ उसको आसानी से हर सुविधा मिल सके। क्योंकि स्टार्टिंग में जीवन कैसा है, शिकारी, वो कैसे भोजन प्राप्त करता है, शिकार करके या फिर संग्रहण करके। तो शिकार के लिए उसके लिए सबसे पर्याप्त जगह होगी कि वो पानी जहाँ है वहाँ रहे, क्योंकि जो पशु होंगे वो पानी पीने नदियों के किनारे आएंगे ही आएंगे। पेड़ पौधे नदियों के किनारे होंगे, जिससे कि उन्हें फल फ्रूट सब कुछ उन्हें आसानी से मिल सकता है। तो इसमें हम कई सेक्शन देखते हैं कि कहाँ कहाँ रहते थे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की साइड पे जो हम साइट देखते हैं वहाँ पे संग्राहक बहुत मिलते हैं हमको। वहाँ पे जैसे कि लोग जो जो मानव वहाँ रह रहे हैं वो जड़ों फूलों को, जो जंगल से उन्हें फल फूल प्राप्त होते थे, वो उन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शिकार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो नर्मदा नदी की साइड पर लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे विकसित है, जो मानव वहाँ पे रह रहा है, वो शिकारक और संग्राहक ही है। दूसरी साइड आती है आपकी सुलेमान और किरथार पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथार पहाड़ी अगर हम यहाँ मैप में देखते हैं, तो देखिए सुलेमान ये रहा, तो सुलेमान आपका और किरथार पहाड़ी ये रहा। तो अगर हम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरतार पहाड़ियों की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें गेहूं और जौ की फसलों के उपजाना आरंभ हो चुका था, ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी कृषि होगी वहाँ पशुपालन ज़रूर होगा, क्योंकि अगर खेत हैं तो उनमें जोतने के लिए पशुओं की ज़रूरत होगी। तो पशुपालन और कृषि हमेशा आपस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ, जहाँ पे कृषि के विकास हुआ। चावल का जो साक्ष्य है वो सबसे पहले विंध्य के उत्तर क्षेत्र में ही मिला है। तो चावल सबसे पहले वहाँ उपजाया गया है, इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो उसके बाद कृषि आ गया। तो हमने पहले देखा शुरुआत क्या है, शिकारक और संग्राहक है, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ है और कृषि की तरफ और पशुपालन पे बढ़ा है। ये मैप ध्यान से देखना है इसको अच्छे से, क्योंकि मैप में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसे एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। चलिए
धीरे धीरे जैसे कि विकास दर हो रही है, जैसे कि हमने अभी देखा कि पहले शिकारक था, पहले जो नदी के किनारे समूह थे वो शिकारी थे, शिकारी और संग्राहक बचे थे। फिर धीरे धीरे कृषि हो रही है, फिर धीरे धीरे और हम आगे डेवलपमेंट देखेंगे 4700 वर्ष पूर्व देखते हैं तो छोटे छोटे नगर बसने लगे थे। तो ये शहरीकरण जो है ये हमें कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें सिंधु नदी के पास। यानी कि हमारी जो सिंधु सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो एक शहरीकरण सभ्यता रही है, उस टाइम पे छोटे छोटे शहर जो हैं वो डेवलप हो रहे थे, नगरीकरण हो रहा था। और वहाँ पे हमें बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, बस्तियाँ मिली हैं, जो इस बात को प्रूफ करते हैं कि शहरीकरण था। फिर देखते हैं हम गंगा नदी। गंगा नदी के क्षेत्र में हम देखते हैं तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जहाँ के शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो ये यात्राएं आज हम देखते हैं, तो आज हम यात्रा क्यों करते हैं कि अगर हमें कोई काम है तो उसकी वजह से हम यात्रा करेंगे, हमें घूमना फिरना होगा तो हम यात्रा करेंगे, या फिर किसी मजबूरी की वजह से हम प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रहते हैं। जब हम यात्रा करते हैं या फिर अपना एक स्थान छोड़ के हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते हैं, हम अपने साथ हमारी वो संस्कृति, वो रहन सहन, वो सारी चीज़ें लेकर जाते हैं। तो जो जो हमारी संस्कृति, जो हमारा रहन सहन, या फिर हमारे जो अपने खाने पीने की चीज़ें, या जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसको हम वहाँ लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पर। वहाँ जाके भी हम वैसे ही रहते हैं, कुछ चीज़ें हम उनकी अपनाते हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी उन्हें देते हैं जो कि वो हमसे लेते हैं। तो वो जो आदान प्रदान होता है जिससे कि सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं और समृद्ध बनती हैं, ये प्रवास पहले अतीत में भी देखा गया है, ये प्रवास पुराने काल में भी हुआ है। तभी बहुत सी संस्कृतियों के साक्ष्य हमें दूसरी संस्कृतियों में मिले हैं। हालांकि उसका खाली प्रवास कर लेना या फिर लोग ही जाकर बस रहे हैं ये रीज़न नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम पे व्यापार भी होता था। तो व्यापार भी एक बड़ा कारण था कि लोगों की संस्कृति, लोगों का सामान जो कि वो उस टाइम पे बना रहे हैं वो दूसरे स्थान पे हमें मिल रहा है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम यात्रा करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को दूसरी जगह लेके जाते हैं और दूसरों की संस्कृतियों को अपनाते हैं, जिससे कि एक मानव का विकास होता है, एक समृद्ध संस्कृति का विकास होता है। यानी कि हम एक दूसरे के विचारों को अपनाएंगे और चीज़ें विकसित होंगी, डेवलपमेंट रुकेगा नहीं, ये चीज़ें और विकसित होती रहेंगी। अब आता है देश का नाम। तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया नाम जो है वो आया है इंडस से, ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो ईरानी और ग्रीक आए थे, ऐसा बोला जाता है कि ईरानी और ग्रीक आए थे और उन्होंने इंडस के बारे में जानकारी दी। और उन्होंने हिंडोस या फिर उन्होंने हिंडोस या इंडोस की नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा, मतलब पूरा हमारा भारत, इसको इंडिया कहा। अब भारत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। तो इसका साक्ष्य हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भारत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। अब बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब आते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। तो हमें किसी भी सभ्यता के बारे में जानना हो तो हमें वहाँ पे उसके कोई साक्ष्य चाहिए, कुछ लिखित में चीज़ें चाहिए, जैसे कि हम जोड़ के देख सकते हैं कि आज हमारी जो सभ्यता है या आज हमारी जो संस्कृति है, आज की हमारी जो कल्चर है, उसके बारे में अगर किसी को जानना हो, मतलब हज़ारों वर्षों बाद अगर किसी को जानना हो तो वो मतलब उसके पास क्या क्या एक साधन है हमारे बारे में जानने का। तो हम लोग तो काफ़ी डेवलप हैं, तो जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, इतनी बुक्स छपती हैं, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं।
तो हर किसी के बारे में बहुत आसान है जानना। एक प्रॉपर सोसाइटी किस टाइप की थी ये बहुत आसानी से जाना जा सकता है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, ये एक साक्ष्य के रूप में हमेशा रहेगा। हमारी संस्कृति कैसी थी, ये सब हमारे रहन सहन, खाने पीने, इन सब चीज़ों से जो हमारी ये जो वस्तुएं मिलेंगी, जो हम यूज़ करते हैं, इनके जो साक्ष्य मिलेंगे, इससे ही कोई आइडिया लगा सकता है हम किस टाइप के घरों में रहते थे। ये हमारे घरों की जो शेप है, हम जिस टाइप के घरों में रहते हैं, तो जो हमारे घरों के साक्ष्य रहेंगे उन्हें देख के आइडिया लगाया जाएगा कि हम किस टाइप के घर में रहते थे। तो इसी तरह के साक्ष्य हमें आरंभिक काल में मिलते हैं। उस टाइम पे हमें जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से हालांकि कुछ ऐसे लिखित साक्ष्य हैं जो कि हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हमें बहुत से जो पत्थर मिले हैं, बहुत सी कलाकृति मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं। उन सब की वजह से हम सभ्यता के बारे में एक प्रॉपर आइडिया लगा पाए हैं। तो अगर हम पुस्तक में बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें पांडुलिपि मिली है। एक भोज नामक पेड़ होता था जिसकी छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पे ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। हालांकि ये सारी पांडुलिपियाँ हमें प्रॉपर वैसी नहीं मिली हैं जैसी तब थी, क्योंकि इन्हें कीड़ों ने भी खा लिया है, काफ़ी नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि हैं जो आज भी अवेलेबल हैं, जो कि मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई हैं। उस टाइम पे धार्मिक मान्यता भी थी। इन पांडुलिपियों में हमें धार्मिक मान्यता, उस टाइम पे राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियाँ क्या थी, औषधियों के बारे में उन्हें कितना ज्ञान था, विज्ञान से संबंधित वो लोग कितना जानते थे, इस सब के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि महाकाव्य, कविताएं, नाटक, ये सब थे या नहीं थे, ये सब का ज्ञान भी हमें इन पांडुलिपियों से मिलता है। ये जो हमें उल्लेख मिलते हैं ये हमें संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं, प्राकृत भाषा में भी मिलते हैं और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभिलेख, जो कि राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराए जाते थे, इसमें कभी कभी शासक अपने आदेशों को भी उत्कीर्ण करवाते थे, कभी कभी वो अपने से संबंधित बातों को उत्कीर्ण कराते थे। और इसमें हमें राजा और रानियां या स्त्री पुरुष के कार्य सबके विवरण हमको अभिलेखों से मिलते हैं। शासकों की लड़ाइयों का विजय का लेखा भी हमें अभिलेखों पे मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साक्ष्यों में, और साक्ष्यों में हम बात करें तो हमको औजार भी मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन, आभूषण और सिक्के, ये सब हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ये मृदभान, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिक्के, उसका एक हिस्सा, उस पे सिक्के में खासकर हमें क्या देखना है कि उस टाइम पे सिक्के पे किस, उस मोहर पे क्या लिखा होता था, क्या छपता था, किस प्रकार की धातु का प्रयोग करके सिक्कों को बनाया जाता था, मृदभांड किस धातु के बनते थे। ये सभी वस्तुएं अगर आज तक नहीं ख़त्म हुई हैं तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो एक तकनीक थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। जानवरों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या क्या जानवर थे, या फिर मनुष्य किसके साथ मनुष्य के साथ कौन कौन से जानवर ज़्यादा रहते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं तो कुत्ते बिल्ली लोग ज़्यादा पालते हैं, तो उस टाइम पे मानव किसको पालता था। जैसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हमें ऐसे साक्ष्य मिलेंगे कि मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो अभी हम ये सब चीज़ें आगे देखेंगे और ये सब हमको साक्ष्यों से ही पता चलता है। अच्छा, इन सब का जो अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो कि ये अवशेषों का अध्ययन करते हैं, जो मृदभांड और वस्तुएं हमें मिलती हैं, या सिक्कों का अध्ययन, इसको ध्यान रखना है। पर ये सारे साक्ष्यों की हम बात करें तो ये सारे साक्ष्य हमें दो भागों में बांटते हैं हम एक तरीके से। तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। जो लिखित फॉर्म में मिले हैं वो साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं, जो हमें
वस्तुओं के रूप में मिले हैं वो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें अतीत एक या अनेक। बात करें तो अतीत शब्द बहुवचन के रूप में आता है। तो अतीत का प्रयोग क्यों किया है, मतलब अतीत शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो हम पुराने टाइम में किसी एक पर्टिकुलर समूह का या किसी पर्टिकुलर आदमी का तो अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना। हम तो बहुत सारे लोगों का अध्ययन कर रहे हैं और उन लोगों का जीवन कैसे एक दूसरे से भिन्न था ये भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सभी का जीवन एक जैसा तो नहीं था। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पशुपालकों एवं कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार कर कर, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें तो शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो क्योंकि जो हमें लेखा जोखा मिला है उससे हम शासकों के बारे में ही जान पाए हैं। जो एक आम आदमी था वो अपना कोई ऐसे लेखा जोखा तो नहीं रखता था ना, वो अपने हर काम को ऐसे लिख के नहीं रखता था कि हम उसके बारे में एक पर्टिकुलरली प्रॉपर एक आइडिया लगा पाएँ। तो इसीलिए उसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके खाने पीने के या बस्तियों के या उसके द्वारा प्रयोग किए गए सामानों के, उससे ही हमें उसके बारे में जानने को मिलता है। तिथियों का मतलब, तो जैसा कि हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल से पहले का हमारा ईसा पूर्व में चलता है और उसके बाद जो चलता है वो ईसवी में चलता है। तो इसका मतलब क्या है? तो मौर्योत्तर काल के टाइम पे जीसस क्राइसिस हुआ, यानी कि ईसाई धर्म प्रवर्तक हुआ, उसी टाइम पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो उससे पहले का जो काल है वो हम ईसा पूर्व में लेते हैं, उसके बाद का जो काल है वो हम ईसवी में लेते हैं। आसानी से समझने के लिए सिंपल ये कह सकते हो कि मौर्योत्तर काल से बाद का जो है वो ईसवी है, उससे पहले का जो है वो सब ईसा पूर्व में है। उस टाइम पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के बाद के जो है वो ईसवी है, उनसे जन्म के पहले का जो है वो ईसा पूर्व है। तो ये तो पता ही होगा कि बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और एडी को एनो डोमिनी कहते हैं, कॉमन एरा भी कहते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हो, एक पिक्चर देख रहे हो, ये अभिलेख की एक फ़ोटो है। तो क्योंकि उस टाइम पे कौन सी भाषा यूज़ करते थे हम अभी उतनी आसानी से नहीं समझ पाए हैं। बहुत सी ऐसे अभिलेख हैं जो हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये देखिए, ये एक कहानी, एक प्रसिद्ध कहानी है उत्तर अफ्रीका देश की, जो मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। एक पट्टी पर राजा रानी का नाम लिखा गया। तो विद्वानों ने इसे पहचानने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर टाइप का मतलब होता था, पी टाइप का मतलब 90 डिग्री एंगल बना दें हम तो ये इसका मतलब के, शेर की चित्र का मतलब था एल। इस तरीके की इस तरीके की लिपि उस टाइम पे यूज़ होती थी। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका बुक का पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय।